नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन किया, यानी उसका नामकरण और काल यानी समय को देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, उसमें क्या पद्धतियाँ थी, यानी किस विद्वान ने किस पद्धति को अपनाया, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, यानी वर्णों के क्रम। वर्ण यानी वर्णमाला के क्रम में जो लेखक रखे गए हैं उसके अनुसार किस विद्वान ने अपनी पुस्तक लिखी, तो उसमें कौन कौन है। गारसा द तासी, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान गारसा द तासी एक वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा है कालक्रमान पद्धति, यानी कालानुक्रम पद्धति, यानी काल के अनुसार, कालक्रम के अनुसार जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने अपनाया। फिर इसके बाद तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले लेखक गणपति चंद्र गुप्त। फिर चौथा है विधेयवादी पद्धति, ठीक, विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं, ठीक। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन विद्वान माने जाते हैं। तेन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, यानी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें 3 प्रकार के तत्व सक्रिय हैं। कौन कौन है। पहला है जाति, क्या है, जात। दूसरा है वातावरण, वातावरण। तीसरा है क्षण विशेष, क्षण विशेष, ठीक। तेन ने 3 प्रवृत्तियों को माना, तो कौन कौन, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास लिखा, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं 3 पद्धतियों को आधार बनाकर ही अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। कौन कौन, जात, वातावरण और क्षण विशेष, यानी विधेयवादी पद्धति, ठीक। फिर पांचवा है आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक पद्धति अपनाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। फिर छठवां है समाजशास्त्री पद्धति, समाजशास्त्री। तो इसको अपनाने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, यानी किस विद्वान ने कौन सी पद्धति अपनाई उसके बारे में देखा। फिर इसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा। तो इतिहास लेखन की परंपरा कब से चली, किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास लिखा, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास लेखन की पद्धति। तो इसमें सर्वप्रथम नाम गारसा द तासी। कौन,
गारसा द तासी। गारसा द तासी का आता है क्योंकि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो इनकी एक रचना है, कौन है? इस्तवार। इस्तवार दला ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक, तो इनकी रचना कौन सी है? गारसा द तासी की इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई और हिंदुस्तानी। तो इसका हम एक एक का अर्थ ले लेते हैं। इस्तवार, इस्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री यानी इतिहास। फिर लिटरेतुर, लिटरेतुर इसका अर्थ हो गया लिटरेचर यानी साहित्य। और एंदुई का अर्थ हो गया हिंदुई। तो ये तत्सम शब्द है। फिर हिंदुस्तानी या अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता थी इसमें। ठीक, एक एक का हम अर्थ देख लिए। फिर इसके बाद इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? हिंदुस्तानी व हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी या हिंदवी साहित्य का इतिहास। हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक, इसका अर्थ हो गया। तो अब इसके प्रकाशन का वर्ष देख लेंगे। तो यह कब प्रकाशित हुए, कहाँ से प्रकाशित हुए, कितने खंडों में है यानी कितने भागों में है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। एक तो प्रश्न बनेगा कि गारसा द तासी ने, गारसा द तासी की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। फिर इसका प्रकाशन वर्ष, तो यह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए यानी 2 संस्करण। इसके 2 संस्करण थे। प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, तो इसके 2 भाग थे यानी प्रथम भाग और द्वितीय भाग। ठीक, अभी इसका सन देख लेते हैं। यानी प्रथम संस्करण के 2 भाग हुए, कौन कौन? प्रथम भाग और द्वितीय भाग। इसका प्रकाशन वर्ष 1839। प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी। ठीक, और द्वितीय भाग का 1847। यानी ये प्रथम संस्करण है। तो इसके 2 भाग थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का 1847 ईस्वी। फिर दूसरा संस्करण, द्वितीय संस्करण, तो इसका प्रथम भाग
इसके भी दो भाग थे, यानी प्रथम भाग जो ये दो भाग प्रकाशित हुए थे, ठीक। दोनों भाग का प्रकाशन कब किया? 1870 में, 1870 ईस्वी में। ये जो दो प्रथम संस्करण के दोनों भाग थे, फिर से इन्होंने 1870 में प्रकाशित की। फिर दूसरा भाग 1871, द्वितीय भाग 1871, ठीक। यहाँ से प्रश्न 2021 में टीजीटी में पूछा गया था कि द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो क्या लगाएंगे? 1871 सही माना गया, ठीक। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन, कुछ लोग गलती से 1847 भी लगा दिए थे, यानी द्वितीय भाग उनको समझ में नहीं आया कि द्वितीय भाग पूछ रहा है कि संस्करण पूछ रहा है, ठीक। एक गारसा द तासी की पुस्तक कौन सी है? इस्तवार द ला लित्रोत्तर हिंदुस्तानी। अब इसकी भाषा देख लेंगे, इसकी भाषा कौन सी थी, पहले देख लेते हैं। एक गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान थे, यानी फ्रांस के विद्वान थे, तो इनकी भाषा तो फ्रेंच हो जाएगी। तो इस पुस्तक की भाषा कौन सी है? फ्रेंच, ठीक। यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखा गया, यानी फ्रांसीसी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी। ठीक, तो इसका मतलब है कि गारसा द तासी कहाँ थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, जो इन्होंने भारत के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में प्रथम प्रयास किया, ठीक। अब इसका प्रकाशन था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह प्रकाशित हुई। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, तो कौन कौन सा है? इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया। कितने? 738 रचनाकार। इसमें 738 रचनाकार थे, जिसमें से हिंदी के केवल 72 रचनाकार थे। हिंदी के रचनाकार 738 पूरे रचनाकार थे, जिसमें से 72 केवल हिंदी के रचनाकार थे। और इस रचना में कुल 24 अध्याय थे, यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के 24 अध्याय, यानी 24 भाग थे। अध्याय, ठीक। इसके पहले हमने बताया कि इतिहास लेखन की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। तो गारसा द तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति में इसकी रचना की। किसकी? अपनी पुस्तक की। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, ठीक। न इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया, न प्रथम कवि के बारे में बताया गया कि कौन प्रथम कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद, यानी अंगद जो रीत काल के कवि हैं, तथा अंतिम कवि हेमंत को स्थान दिया गया। वर्णानुक्रम पद्धति में आ पहले आएगा तो आ अंगद, यानी अंगद
को रखा। फिर हा अंतिम में आएगा तो हेमंत को स्थान दिया। और करीमुद्दीन ने इस प्रथम दो भाग का, यानी प्रथम भाग और द्वितीय भाग जो 1839 और 47 में प्रकाशित हुआ, को तबकात सुगरा तथा द्वितीय भाग को तज़किराई सुगराई हिंदी नाम से 1848 में फारसी में अनुवाद किया। कौन? मौलवी करीमुद्दीन ने प्रथम भाग को तबकात सुगरा और द्वितीय भाग को तज़किराई सुगराई हिंदी नाम से 1848 में फारसी में अनुवाद किया। फिर अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या इन्होंने 1004 रखी। ठीक, मौलवी करीमुद्दीन ने रचनाकारों की संख्या 1004 रखी, जिसमें से 60 हिंदी के रचनाकार थे। फिर लक्ष्मी सागर वर्डे ने 1853-54 में गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। किसका? इस्तवार द लाल लित्योतर हिंदुई हिंदुस्तानी का अनुवाद इन्होंने अर्थात लक्ष्मी सागर वर्डे ने 1853-54 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक, इसमें कुल रचनाकार 358 रखा। कितना? 358। किसने? लक्ष्मी सागर वर्डे ने। इनकी पुस्तक हिंदुई साहित्य का इतिहास। लक्ष्मी सागर वर्डे। लक्ष्मी सागर वर्डे। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इतिहास कब लिखा? 1853-54। ठीक, तो इसमें इन्होंने 358 रचनाकारों को स्थान दिया, जिसमें हिंदी के 220 रचनाकारों का नाम दिया। ठीक, पूरे रचनाकार कितने रखे? 358, जिसमें 220 हिंदी के ही रचनाकार को रखा। कौन? लक्ष्मी सागर वर्डे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, या किसका अनुवाद है? इस्तवार द लाल लित्योतर हिंदुस्तानी का। ठीक, अब इसके बाद दूसरे का भी देखते हैं। अब हम देखते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज पुस्तक, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी। ठीक, शिव सिंह सेंगर ने पुस्तक लिखी शिव सिंह सरोज, और इसका प्रकाशन 1883 में लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन यानी संशोधित प्रकाशन 1888 में किया। एक बार इसका प्रकाशन 1883 में हुआ, फिर संशोधित करके 1888 में प्रकाशित किया। कहाँ से? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुई। हिंदी में रचित यानी हिंदी भाषा में रचित यह पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में रचित
पहला इतिहास ग्रंथ। ठीक, यहाँ एक प्रश्न बन सकता है, हिंदी भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा रचित? शिव सिंह सेंगर द्वारा। तो कब इसकी रचना कब हुई? 1883। ठीक, तो इसको और इसमें कवि के बारे में देख लेते हैं। इसमें लगभग 1 सहस्र माने 1 सहस्र, तो कितने हुए? 1003 कवियों को स्थान दिया गया। तो जिसमें से हिंदी के कवि 769। ठीक, 1 सहस्र यानी 1003 कवियों को इन्होंने अपनी पुस्तक में रखा। फिर इसमें से 769 हिंदी के कवि को रखा। इसमें पहले कवि पुंड्र या पुष्य को पहला कवि माना। किसको? पुष्य या पुंड्र को पहला कवि माना। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में रचना की। ठीक, वर्णानुक्रम पद्धति। शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना, बल्कि इसे वृत्त संग्रह कहा। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ न मानकर एक वृत्त संग्रह कहा। अब इसके बाद अगले कवि यानी अगले लेखक अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना कौन सी है, यानी इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी रचना कब हुई? 1888। रचना 1888 ईस्वी। ठीक, 1888 ईस्वी इसकी रचना की, लेकिन यह पुस्तक रूप में 1889 में आई। पुस्तक रूप में 1889 में प्रकाशित हुई और इस रचना की थी 1888 में। तो एक कहाँ से, किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, तो देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ था। कब? 1888 में। और पुस्तक रूप में 1889 में प्रकाशित हुए। ठीक, इसमें कालक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह है कालक्रम पद्धति में। इसमें जितने भी रचनाकार हैं इनका कालक्रम समय के अनुसार रखा गया है। ठीक, इसमें कुल रचनाकार 9 से 52 रचनाकार हैं, जिसमें ये सब हिंदी के हैं। ठीक,
952 अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना में 952 हिंदी कवियों को ही केवल स्थान दिया, अन्य कवि को, अन्य भाषा के कवि को स्थान नहीं दिया। और इसकी भाषा कौन सी है इसकी? अंग्रेजी। यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं मेन पॉइंट। अब्राहम ग्रियर्सन की रचना कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब किस भाषा में है? तो ये अंग्रेजी में है। इसकी यह कहाँ से प्रकाशित हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ। कब? 1888 में। और पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुई। और इसमें 952 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया। ठीक, अब इसमें यह जो पुस्तक लिखी गई है कालक्रम के अनुसार रचित है। इसमें कालक्रम के अनुसार कवियों को रखा गया है। ठीक, यानी काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। यहाँ से प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भक्ति काल को पूछ लेता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा। किसको? भक्ति काल को। ठीक, और इसकी भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना, यानी उन्होंने कहा कि यह ईसाइयत की देन है कि भक्ति काल का उदय हुआ। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो है किशोरीलाल गुप्त ने इस पुस्तक की हिंदी में अनुवाद किया। देखते हैं, किशोरीलाल गुप्त ने किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया? 1957 में, 1957 ईस्वी में। ठीक, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी भाषा में अनुवाद किया 1957 ईस्वी में। ठीक, किशोरीलाल गुप्त ने कहा, उनका एक कथन है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। किसका कथन है? किशोरीलाल गुप्त का कथन है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है, यानी यह पुस्तक हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। एक कथन है, आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद अगले कवि यानी अगले लेखक को देखते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रबंधु, यानी इनकी रचना है, नहीं पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मिश्रबंधु कौन थे? ते 3 भाई थे। कहाँ के? लखनऊ के 3 भाई थे। कौन कौन? इसको हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। श्याम बिहारी मिश्र,
दूसरे सुखदेव बिहारी मिश्र, तीसरे गणेश बिहारी मिश्र, बिहारी मिश्र। ठीक। मिश्र बंधु, यहाँ से लगभग कहीं न कहीं प्रश्न पूछा गया है कि इसमें 2 नाम दे देगा या 3 नाम दे देगा, एक और नाम दे देगा, बताएगा कि इसमें तीनों में से कौन से मिश्र बंधु में नहीं है। ठीक। तो ये कहाँ के थे? लखनऊ के। तो इसको याद रखिएगा, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसको शार्ट में श्याम सुख गणेश कह सकते हैं। ठीक। इसको याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। श्याम सुख गणेश, ये 3 भाई थे। इसमें से सुखदेव बिहारी मिश्र जो है एक काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष थे। ठीक। सुखदेव बिहारी मिश्र काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे। और इनकी रचना आप देख लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। इन तीनों नामों को याद रखिएगा। इसमें जैसे तीनों नाम दे दिया, एक और नाम दे देगा, बता देगा कि पूछ लेगा कि इसमें कौन नहीं है। ठीक। अब इनकी रचना देखते हैं। इनकी एक रचना है, कौन सी? मिश्र बंधु विनोद, इन्हीं के नाम पर है। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसके 4 भाग हैं, 4 भाग। प्रथम 3 भाग यानी पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर चतुर्थ भाग यानी चौथा भाग 1934 ईस्वी। ठीक। इसका सन याद रखिएगा। प्रथम 3 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा 1913 और चौथा भाग जो है 1934। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। तो ये कहाँ से? नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। इसमें कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसमें कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसमें लगभग 5000 कवि, 5000 कवि और वास्तविक रूप से 4591 कवि हैं। ठीक। लगभग 5000 यानी 4591 कवि इसमें शामिल हैं, यानी रखे गए हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। फिर एक विद्वान है इतिहास लेखन के, नामवर सिंह, नामवर सिंह ने इसे क्या कहा? हिंदी साहित्य का पंचांग। नामवर सिंह।
नामवर सिंह ने क्या कहा? हिंदी साहित्य का पंचांग। पंचांग महत्वपूर्ण टॉपिक जो बता रहे हैं, यानी जो पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि यहाँ प्रश्न बनता है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आता है और आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। हिंदी का पंचांग किसने कहा? नामवर सिंह ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया, यानी काल विभाजन में कवियों के नामों का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। तो किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन जीआईसी में पूछा गया है कब हुआ था? तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में। सन याद रखिएगा। फिर काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो किसने किया? मिश्र बंधु विनोद में किया गया। किसने किया? मिश्र बंधु ने। ठीक। यहाँ से प्रश्न बना है। इसके आगे हम अन्य 5वें कवि देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, जो इनकी पुस्तक लिखी गई है, उसको सर्वप्रमाणित माना गया है। तो इन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। किसमें? नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में। तो इसको परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित करवाया। ठीक। पुस्तक रूप में। सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास क्रम से नाम से 1929 में लिखा, लेकिन पुस्तक रूप में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। यहाँ से प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य का विकास किसकी भूमिका में लिखा गया? तो क्या है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो यहाँ से पूछता है, हिंदी साहित्य का विकास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास यानी किस सन में प्रकाशित हुआ? यहाँ से अनेक प्रश्न बनते हैं। और एक एलटी 2018 में पूछा गया था और पीजीटी 2021 में कि हिंदी साहित्य का विकास किसने लिखा, यानी किसकी भूमिका में लिखा गया। ठीक। अब हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवि हैं? तो इसमें कितने कवि हैं? लगभग 1000। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवि हैं। तो इसमें 998
लगभग 1000 यानी 998 कवि या लेखक है। ठीक। शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। किसकी? विधेयवादी पद्धति को अपनाया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को बांटा है। अब शुक्ल ने कुछ यानी शुक्ल के कुछ कथन हैं, उसको देख लेते हैं। शुक्ल ने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यह इनका कथन है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यह कथन दे देता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतना दे दिया, पूछ लिया कि ये किसका कथन है, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इन्होंने जो काल विभाजन किया है लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। कितने वर्षों का? 900 वर्षों का 4 खंडों में विभक्त किया। पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। यानी जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त एवं रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमुखता इन्होंने दी। शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा। किसके किसके? शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा। शुक्ल ने कहा, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया। शुक्ल ने स्वयं ही कहा है कि मैंने कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधु की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद से मैंने कवियों का परिचयात्मक विवरण ग्रहण किया है यानी लिया है। कुछ अन्य लेखक जो इन पर कथन किया है, इनका कथन है, जैसे जैनेन्द्र ने कहा, शुक्ल को जैनेन्द्र ने कहा कि इतिहास से इन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। किसने कहा? जैनेन्द्र ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास से इन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। और नामवर सिंह ने कहा, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्रमाणित कर साहित्य बना दिया। किसने कहा? नामवर सिंह। और नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा, अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है। किसने कहा? नलिन बिलोचन शर्मा। शुक्ल को हिंदी भाषा के जाति स्वरूप की पहचान का श्रेय दिया जाता है। शुक्ल को हिंदी भाषा के जाति स्वरूप की पहचान को श्रेय दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए। इसके आगे भी हम इनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ तो केवल थोड़ा सा उनके बारे में जान लिए हैं। फिर अगले लेखक के बारे में देखते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक रचनाएं की, लेकिन 3 महत्वपूर्ण। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं, इनकी तो अनेक रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ 3 महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953-52 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953, 40, 52, 53। ठीक। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। शुक्ल ने लगभग 1 शताब्दी बाद इस क्षेत्र में हजारी प्रसाद शुक्ल के 1 शताब्दी बाद इस क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरूपता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। किसका? परंपरा का निरूपण करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। हिंदी साहित्य की भूमिका, इनकी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की भूमिका में क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है। ठीक। द्विवेदी के पुस्तकों पर हडसन के परंपरावादी का प्रभाव है, यानी परंपरावादी का प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुस्तकों पर है, या हडसन का परंपरावादी सिद्धांत का प्रभाव इन पर है। द्विवेदी जी ने लिखा है, यानी भक्ति काल के बारे में लिखा है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक। ये कथन महत्वपूर्ण है। इनकी तीनों रचनाएं समाजशास्त्री पद्धति पर लिखी गई हैं। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति भी अपनाई है। इन्होंने लगभग 1229 रचनाकारों का परिचय दिया है। कितने? 1229 रचनाकारों का, यानी 1229 रचनाकारों का इन्होंने परिचय दिया है। अब इसके बाद अगले कवि देखते हैं। अब इसके बाद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे और उनकी रचना कौन सी है। ठीक। अब है इसके आगे राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? 1938 ईस्वी। ठीक। वर्मा ने अपने इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, यानी 693 से 1693 ईस्वी तक का ही उल्लेख किया है, यानी संधिकाल यानी आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक। संधिकाल से भक्तिकाल। ठीक। रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सन 1938 ईस्वी। कब से कब तक? 693 से 1693 ईस्वी तक, और संधि अर्थात संधिकाल से भक्तिकाल तक। अपने ग्रंथ को इन्होंने 7 प्रकरणों में विभक्त किया है, यानी 7 प्रकरण में इन्होंने अध्याय यानी प्रकरण में बांटा है। यानी वर्मा ने वीर गाथा काल को, वीर गाथा यानी आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम दिया, चारण काल। इसके आगे हम नामकरण देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जान लेंगे। और वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को प्रथम कवि माना। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम काव्य नाम दिया। ठीक। इसके आगे हम अभी और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसमें थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा ये बनारस में थी। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, यानी संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। नागरी प्रचारिणी सभा ने संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। कितने? 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन 16 खंडों में ही पूर्ण हो गई। 16 खंडों में पूर्ण हो गई। योजना उनकी कितनी थी? 18 खंडों में, लेकिन पूर्ण कितने में हो गए? 16 खंडों में। तो अगर प्रश्न बनेगा कि नागरी प्रचारिणी सभा ने संपूर्ण इतिहास को कितने खंडों में लिखने की योजना बनाई, तो क्या लगाएंगे? 18। अगर पूछ लिया कि संपूर्ण इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कितने खंडों में पूर्ण हुई, तो कितने? 16। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में इनकी पुस्तक कौन सी थी? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस नाम से 16 खंडों में विभक्त थी। कौन सी थी? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, यह 16 खंडों में थी। ठीक।
अब प्रत्येक खंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं किसकी इसके इसका संपादन कौन कौन किए हैं, क्योंकि 16 खंड थे तो 16 खंडों का संपादन अलग अलग लेखक ने किया है। तो प्रथम खंड का संपादन यानी प्रथम भाग किस नाम से थी? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। तो इसका संपादन राजबली पांडे। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास। इसका संपादन धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल। इसका संपादन करुणापत त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। ठीक। और चौथा है भक्ति काल निर्गुण भक्ति, यानी भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। इसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी। ठीक। चौथा भाग हो गया। अब इसके बाद पांचवा भाग भक्ति काल ही। भक्ति काल में सगुण भक्ति। इसका देवेंद्र नाथ शर्मा विजेंद्र स्नातक। देवेंद्रनाथ शर्मा विजेंद्र स्नातक। छठा है रीतकाल। यानी रीतकाल में रीतिबद्ध। तो इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीतकाल का ही रीति मुक्त। इसका संपादन भगीरथ मिश्र। और आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी भारतेंदु काल। इसका संपादन विनय मोहन शर्मा। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान के अंतर्गत भारतेंदु काल का संपादन विनय मोहन शर्मा। और नौवां है द्विवेदी काल। इसका संपादन सुधाकर पांडे। फिर 10वां है उत्कर्ष काल। इसका संपादन भी नगेंद्र ने किया। और 11वां
उत्कर्ष काल, एक काल उत्कर्ष काल में काव्य का है, काव्य। ठीक। फिर उत्कर्ष काल नाटक, नाटक का संपादन सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। फिर 12वां है कथा साहित्य, कथा साहित्य निर्मला जैन। 13 समालोचना निबंध और पत्रकारिता, तो इसका संपादन समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। और 14 है अद्यतन काल, हरवंशलाल शर्मा कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आनंद अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, यानी हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान, तो इसका संपादन नगेंद्र और राहुल नगेंद्र। 16वां का हिंदी का लोक साहित्य, इसका संपादन राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक। 16वां का राहुल सांकृत्यायन। अभी हमने नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में, इसके बारे में प्रत्येक खंड का संपादन किसने किया तो उसके बारे में देखा, नागरिक प्रचारणी सभा। इसके बाद हम अगले लेखक के बारे में देखते हैं। इसके बाद एडविन ग्रीव्स, इनकी रचना ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह अंग्रेजी भाषा में है। इसके 5 भाग थे। कब लिखा गया? 1918 ईस्वी में। इसके भाग 5। ठीक। किसके? एडविन ग्रीव्स ने इसकी रचना ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब लिखा गया? 1918 में। कितने भाग? 5। फिर F.E.K. इनकी रचना ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक। तो इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी। यह भी अंग्रेजी भाषा में, ये दोनों अंग्रेजी भाषा में। कौन? एडविन ग्रीव्स द्वारा लिखा गया ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा। कब? 1918 में। कितने भाग? 5। अब F.E.K. ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कब? 1920 में। किस भाषा में? अंग्रेजी। ये दोनों अंग्रेजी भाषा में लिखे गए। फिर इसके बाद
नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। ठीक। इसके बाद हम गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास। तो इसके दो भाग हैं, 1965 में प्रकाशित। दो भाग 1965 में प्रकाशित। ठीक। इसके आगे मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। ठीक। इनकी रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक। और अगले लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पहली रचना हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसके दो भाग हैं, दो भाग। 1959 और 1960 में प्रकाशित हुआ। 1959 और 1960 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है वाङ्मय विमर्श। वाङ्मय विमर्श। इसका प्रकाशन 1944। ठीक। तीसरा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसका प्रकाशन ठीक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी 3 रचना। हिंदी साहित्य का अतीत, ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टीजीटी 2013 में भी आया था और दिल्ली जो पीजीटी हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है।
ठीक। और इसका प्रकाशन 1959 और 60 में हुआ है। फिर इसके आगे हम देखते हैं सुमन राजे। सुमन राजे लेखिका है। इनकी रचना हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यह कब प्रकाशित हुआ? 2003 में, 2003 ईस्वी में। ठीक, यह जीआईसी में पूछा गया था। जो महत्वपूर्ण है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक। फिर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका प्रकाशन 1996 ईस्वी। और एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्हीं का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी या जीआईसी प्रवक्ता आदि की परीक्षा दे रहे हैं तो ये पुस्तक पढ़ना ज़रूरी है। कौन सी? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका अध्ययन जरूर करिएगा। ठीक। इसके बाद आगे हम देखते हैं श्याम सुंदर दास। इनकी रचना है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। किसकी? श्याम सुंदर दास की। और सूर्यकांत शास्त्री की रचना हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किसकी? सूर्यकांत शास्त्री की हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। नलिन बिलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य। फिर इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी। कौमुदी 1917 में प्रकाशित। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, टीजीटी में आया है। फिर इसके बाद जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, इनकी पुस्तक है हिंदी कहानी का रचना विधान। हिंदी कहानी का रचना विधान। हिंदी गद्य शैली का विकास। हिंदी गद्य शैली का विकास। ठीक। अभी हम एक और देख लेते हैं, वियोगी हरि। वियोगी हरि, इनकी रचना ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार, इसका प्रकाशन 1923।
गंगा प्रसाद अखौरी, गंगा प्रसाद अखौरी। इनकी रचना है हिंदी के मुसलमान कवि। मुसलमान कवि 1926 में। ठीक। इसके बाद श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक। और कुछ देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। गौरी शंकर द्विवेदी, सुकवि सरोज। गौरी शंकर द्विवेदी, रचना सुकवि सरोज। सरोज। रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य। तिवारी। हिंदी का गद्य साहित्य। ठीक। और अनेक कवि हैं, इसके बाद और आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण लेखक थे इनके बारे में हमने बता दिया। एक है इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान। इनकी रचना मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। लिटरेचर। ठीक। इसके बाद अब इतने लेखक को हमने देखा जिन्होंने हिंदी लेखन में यानी हिंदी लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यानी इतिहास लेखन की परंपरा में ये लोग आएंगे। ठीक। इसके आगे और लेखक या कवि का अध्ययन करेंगे। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति देखी, फिर उसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा किस तरह विकसित हुई, कहाँ से चली, कौन से लेखक ने सर्वप्रथम इतिहास लिखा और किस तरह उसका विकास हुआ, इसके बारे में हमने देखा। ठीक। अब इसके आगे तीसरे पार्ट में, आज ये दूसरा पार्ट था, अब तीसरे भाग में इसके आगे देखेंगे। हम ये क्रमवार से पढ़ाएंगे, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास क्रम से पढ़ाते हुए आगे चलेंगे, ताकि आपको टीजीटी, पीजीटी या एलटी या जीआईसी या यूपी या अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना परेशानी आएगी। और जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में भी बताते चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से प्रश्न बनेगा और बन सकता है। ठीक। चलिए दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।